हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद आशीष सर। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज यूपी लेखपाल का पेपर था जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के भी थे। तो मैं उस मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूं। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आज के पूरे पेपर की मैं बात करूँ तो मैथ के क्वेश्चन काफ़ी ईजी पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये बॉडमास लॉ से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप इसको कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं पहले इसमें क्या है, आप कहेंगे भाग, फिर क्या है गुणा। इसका मतलब पहले बॉडमास लॉ में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। तो पहले हम भाग कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 18 प्लस, जब 15 में हम 3 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे कितनी बार, 5 बार इंटू 9। ठीक, अब भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा। अब गुणा हमें दिख रहा है, गुणा देख लेते हैं। तो 5 नवा कितना होगा 45। जब 18 में 45 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर होगा 60 क्या 3। मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ठीक है। ठीक है, बच्चों वाला सवाल था बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। ठीक है, आप देख रहे 15 संख्याओं का माध्य क्या था 30। 15 संख्याओं का माध्य क्या था 30। जब 15 संख्याओं का माध्य 30 था और सब में 3 जोड़ दिया गया। ठीक है, यदि सारी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाता है तो एवरेज भी 3 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर सारे संख्याओं में हम 5 जोड़ दें तो इसका मतलब एवरेज जो कितना बढ़ जाएगा 5। 6 जोड़ दें तो कितना बढ़ जाएगा 6। मतलब जितना हम सभी संख्याओं में परिवर्तन करते हैं, ठीक उतना परिवर्तन हमें किस में देखने को मिलता है, एवरेज में। तो आपने सभी संख्याओं में 3 जोड़ा है तो एवरेज में भी 3 जुड़ जाएगा। इसका मतलब एवरेज पहले 30 था, अब 3 बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 33। मतलब अब जो संख्याओं का नया एवरेज होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 3 4 4, ये आपको एक श्रेणी दी गई है, इसका कह रहा है बहुलक ज्ञात किया। मोड क्या होता है, किसी भी श्रेणी में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो उसका क्या होता है, बहुलक। जो संख्याएं जितनी ज़्यादा बार आती हैं, सबसे ज़्यादा बार जो आती है उसको क्या कहते हैं, बहुलक। अब देखें इस श्रेणी में क्या है, 3 है, तो आप कहेंगे 3 है। हम पूछे कितनी बार है, तो आप कहेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार और क्या 4 बार। तो यहाँ पे आपने देखा 3 कितनी बार था, 4 बार था। ठीक, अब हम कहें, अब 4 भी दिख रहा है इसमें, तो 4 कितनी बार है, तो आप 4 की काउंटिंग करें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका मतलब 4 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 3 बार है। ठीक, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, 6 भी दिख रहा है। अगर मैं 6 की काउंटिंग करूं तो 6 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे 6 है कितनी बार, 1 बार आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद और क्या संख्या दिख रही है, तो आप कहेंगे और जो संख्या हमें दिख रही है क्या, 7। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और क्या 2 बार। ठीक, अगर पूछा जाए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो आप कहेंगे क्या 3। 3 ही वो संख्या थी जो सबसे ज़्यादा बार आती थी। इसका मतलब इस संख्याओं का जो बहुलक होगा, जो मॉड होगा, वो क्या होगा 3। मतलब आंसर ये क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब मीडियन ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करते समय संख्याओं को या तो हम अवरोही क्रम में लगाते हैं या फिर आरोही क्रम में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सजा लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाते हैं तो पहले सबसे छोटा इसमें क्या दिखा हमको, तो आप कहेंगे सबसे छोटा क्या था 10। उसके बाद क्या था, उसके बाद आपने क्या देखा, तो आपने देखा क्या 12। 12 के बाद आपने क्या देखा, तो आपने देखा क्या 13। 13 के बाद आपने क्या देखा, तो आपने क्या देखा 14। ठीक है, सॉरी 12 2 बार आया है तो इसको 12 को हमें 2 बार लिखना है। 12 को मैं कितनी बार लिखता हूँ, 2 बार। फिर इसके बाद क्या है 13। ठीक, इसके बाद क्या है, तो आप कहेंगे इसके बाद आया क्या 14। 14 के बाद क्या आया, तो आप कहेंगे कितना 15। और 15 के बाद क्या आया है, क्या 21। ठीक है, 15 के बाद क्या आया, तो आप कहेंगे 21। अब ऐसी संख्याओं को हम माध्यिका कहते हैं जो दोनों तरफ से एकदम क्या हो, बीच में हो। तो दोनों तरफ से बीच में क्या होगी, तो आप काउंट कर लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्याएं हैं, तो दोनों तरफ से बीच में जो संख्या होगी वो क्या होगी। ठीक, तो दोनों तरफ से आप काउंटिंग करते हुए चलेंगे तो जो बीच में आपको संख्या मिलेगी वो क्या 13। बीच में जो संख्या मिलेगी वो क्या 13। क्यों, क्योंकि इधर से 1 2 3 चौथे नंबर पे इधर से भी थी, और 1 2 3 क्या चौथे नंबर पे इधर से भी थी। तो दोनों
तरफ से ये बीच में थी, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या सही होगा, आंसर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कर एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार क्या है, 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया जिसका आधार कितना है, ये कितना, 18। जब ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो ये भी कितना होगा, आप कहेंगे ये भी 18 होगा। ये भी कितना होगा, आप कहेंगे ये भी 18 होगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसका परिमाप, पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे तीनों 18 को क्या कर दें, जोड़ दें। तीनों 18 को जोड़ दें या फिर 18 को 3 से हम क्या करें, गुणा कर दें। तो 18 यहाँ कितना हो जाएगा, 54। मतलब इसका जो पेरीमीटर आएगा वो क्या होगा, 54 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए यदि लंबाई क्या है, 12 और चौड़ाई इतना है। तो लंबाई दिया है आपको, चौड़ाई दिया है, आप आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ये हुआ आयत आपका, लंबाई आपका क्या दिया है, आप कहेंगे ये 12, ये कितना है, 11। आपसे क्या पूछा है, एरिया। ठीक, और आयत के एरिया का क्या फार्मूला होता है, L इंटू क्या है, B। लंबाई कितनी है, 12 और चौड़ाई कितनी है, 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब जब जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 132 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। मुझे लग रहा है ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, सही है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक संचयी बारंबारता दी गई है। अब इसको क्या करना है, निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता क्या है, अधिकतम। ठीक, दो तरह की बारंबारताएँ आप देखते हैं सवालों के बीच में, कंपटीशन के लेवल से ज़्यादा पूछा जाता है। एक होता है क्या, बारंबारता। बारंबारता क्या, जो संख्याएं जितनी बार होती हैं या जो संख्याएं जितनी बार होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। अब संचयी बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता में इसका थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। इसमें पिछले वाले की बारंबारता क्या होती है, जुड़ जाती है। मतलब पीछे वाली बारंबारता क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक, जैसे हम पहले को देखें तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ, तो आप कहेंगे 10 से 12, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप कहेंगे 3 बार। ठीक है, इसकी बारंबारता 3 है। तो पहली बार में अपने पीछे से इसमें कुछ नहीं जुड़ा होगा तो ये तो 3 ही रहेगा। ठीक, अब ये 8 आपने क्या किया, 8 देखा, तो 8 में हमने कहा कि पिछली वाली बारंबारता क्या है, जुट गई है। जब पिछली वाली बारंबारता इसमें जुट गई है, इसका मतलब 8 में से 3 बारंबारता तो पिछले वाले की थी। इसका मतलब इस प्रॉपर 13 से 15 के बीच की जो बारंबारता रहेगी वो कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5। ठीक, फिर आगे हमने बढ़ा तो 16 से 18 के बीच में बारंबारता कितनी है, संचयी बारंबारता कितनी है, 15। जब 15 है तो इसका मतलब पीछे के कितने जुड़े हैं, तो आप कहेंगे कि 8 पीछे के घटा दीजिए, तो 8 में पीछे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक, 25 में से 15 पीछे वाली बारंबारता थी, तो 25 में से 15 हमने घटा दिया, तो इस 19 से 21 के बीच जो बारंबारता है वो कितनी है, 10। ठीक, और 33 में से 25 हमने घटा दिया, तो 22 और 24 के बीच जो फ्रिक्वेंसी आई वो कितना आ गया, तो आप कहेंगे कितना, 8। ठीक, तो बारंबारता किसे कहते हैं, जो संख्याएं जितनी बार आती हैं, जो संख्याएं जितनी बार आती हैं उसी को हम उसकी क्या करते हैं, बारंबारता कहते हैं। तो किसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो आप देखेंगे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 3 थी, 3 बार आ रही थी। दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी 5 थी, 5 बार आ रही थी। और तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 7 थी, 7 बार आ रही थी। और चौथे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10 थी, 10 बार आ रही थी। और अगले वाले की फ्रीक्वेंसी 8 थी, वो 8 बार आ रहे थे। कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो चौथा वाला हिस्सा था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10 थी, जो 10 बार आ रहा था। और ये किस रेंज में, तो आप कहेंगे ये जो मैं इसकी जो रेंज थी वो 19 से क्या 21 के बीच की थी। मतलब ये जो आंसर होगा आपका क्या, 19 से 21 के बीच क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सवालों में। कह रहा है 2240 के गानखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, गानखंड, गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर का हमें क्या करना है, सम ज्ञात करना है। तो कैसे निकालते हैं, तो 2240 का पहले हम 2240 को हम पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए करते हैं। तो 2240 को हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा, फैक्टराइजेशन शुरू किया। अब देख रहे हैं पहले किससे डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे 2 से, तो कितनी बार, 1120 बार। फिर देख रहे हैं 2 से कटेगा। ठीक, तो 2 5 10, 2 6 12, 0। फिर देख रहे हैं 2 से, तो 2 दूना 4, 2 8 16, 0। फिर 2 से, तो कितनी बार, 140 बार। फिर देख रहे हैं 2 से कटेगा, तो आप कहेंगे कितनी बार, तो ये हो गया 70 बार। फिर 2 से कटे, तो 2 से कटाएं तो कितनी बार आ गया, तो कहेंगे 35 बार।
35 है। अब 5 से घटाएंगे तो 5 सत्ते क्या 35 और 7 एकम कितना 7, 7 एकम कितना हो गया 7। ठीक है, अब इसको अगर हम पावर के रूप में लिखने का प्रयास करें, चलिए पावर के रूप में लिखते हैं। तो इसको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे 2 कितनी बार आ रहा है। अगर मैं पूछूं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार आ रहा है? तो आप कहेंगे 2 के पावर 2 आ रहा है कितनी बार 6 बार इंटू। ठीक, 2 कितनी बार आ रहा है 6 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? तो आप कहेंगे 5 कितनी बार आ रहा है? तो आप कहेंगे कितनी बार 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है? तो आप कहेंगे 7 आ रहा है कितनी बार 1 बार। ये हो गया क्या फैक्टराइजेशन। अब हमें इसका क्या निकालना है? सम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका? तो आप कहेंगे इसका सम निकालना है। तो पहले हम सम निकालने के लिए इसके पावर में एक एक क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब सबके पावर में एक एक हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये हो 2 के पावर 6 था तो एक जोड़ा तो कितना आ गया? आप कहेंगे 7। ठीक, थोड़ा दूरी बना के मैं लिखता हूँ। 5 के पावर 1 था तो कितना आ गया? तो एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 7 के पावर कितना था? तो आप कहेंगे 7 के पावर 1 था, फिर इसमें हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, सम निकालने के लिए पहले हमने क्या किया? सबके पावर में एक एक हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो जब 6 में एक जोड़ा तो ये हो गया 7, 5 में एक जोड़ा तो ये हो गया 2, और 7 के पावर 1 में इसके पावर 1 में एक जोड़ा तो 2 हो गया। सबकी पावर को एक एक हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। ठीक, जब सबकी पावर को हमने एक एक क्या किया? बढ़ा दिया है। अब जो भी संख्याएं आई हैं इसमें से हम एक एक घटा लेते हैं। तो ये पूरे में से हम कितना घटा लेंगे? 1। फिर सेकंड वाले में से भी कितना घटा लेंगे? 1। फिर थर्ड वाले में से भी कितना घटा लेंगे? 1। ठीक, बिल्कुल ठीक हुआ। अब ऊपर वाली जो संख्या है, ये जो संख्या आई है, ठीक है, ये जो संख्या आपके आई है 2 के पावर 7 माइनस क्या 1, 5 के पावर 2 माइनस क्या 1, 7 के पावर 2 माइनस क्या 1। अब इस संख्या को हम पावर को हटा के क्या करेंगे? लिखेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, पावर को हटा के हम क्या करेंगे? नीचे की तरफ लिखेंगे। पावर को हटा के नीचे की तरफ लिखे तो ये क्या आएगा? आप कहेंगे 2 माइनस 1, क्योंकि हमने क्या कहा? पावर को, ये 7 को पावर को हमने क्या किया? करके हटा दें तो 2 माइनस 1 बचेगा। और 5, ये पावर को हम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे पावर को हटा दिए तो 5 माइनस क्या होगा? 1 होगा। ठीक, अब ये 7 की पावर क्या थी? आप कहेंगे 7 के पावर 2 थे, 2 पावर को हमने हटा दिया तो क्या होगा? ये हो गया 7 माइनस क्या 1, 7 माइनस क्या 1। यही जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही उसका टोटल क्या होगा? योग। ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा सवाल पूछ लिया गया था। चलिए इसको और लगाते हैं। तो 2 के पावर 7 की वैल्यू क्या होती है? तो 2 के पावर 2 का गुणा जब आप 7 बार करेंगे तो 2 का गुणा जब 5 बार करते हैं तो कितना आता है? 32। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के क्या 64। ठीक, चलिए 32 दूना के क्या 64, 64 दूना कितना 128। तो 2 का गुणा जब 7 बार करते हैं तो 128 आता है, लेकिन हमें 128 नहीं लिखना है, एक कम लिखना है। तो आप कहेंगे कितना? 127 लिख लीजिए इंटू। अब हमें 5 का गुणा कितनी बार करना है? 5 का गुणा 2 बार। 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 25 में से 1 घटाएंगे कितना? तो ये हो जाएगा 25 में से जब आप 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 24 इंटू। ठीक, अब आगे क्या होगा? आप कहेंगे आगे क्या था? 7 के पावर 2, तो 7 के पावर 2 की वैल्यू कितनी? 49, और 49 में से 1 घटाएंगे कितना? तो 49 में से 1 घटा लीजिए, ये हो जाएगा कितना? 48। ठीक, अब नीचे वाले के सबको लिखते हैं। नीचे वाला कितना? तो आप कहेंगे 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 7 माइनस 1। तो 2 में से ठीक, 2 में से 1 घटा रहे होंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब जो कटेगा उसको हम कटा लेते हैं। कौन कौन चीज़ें यहाँ पे कट रही हैं? तो 4 6 का कितना होगा? 24, पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लीजिए। कैसे गुणा होगा? आप देखें, केवल आप क्या करें, आप अप्रॉक्सीमेशन गुणा करने से अच्छा अप्रॉक्सीमेशन लगा लें। इसको जैसे मान लीजिए क्या 125 है, 125 के आसपास है, और ये इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए 50 के आसपास है। तो ये गुणा आपके लिए क्या होगा? संभव हो सकता है, क्योंकि लगभग में आप आंसर तो बता ही सकते हो। तो 125 5 कितना होगा? तो 125 5 होता है 625, और एक जीरो आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो इसका मतलब आंसर वही सही होगा जो
6000 या 6200 के आसपास सही होगा। तो आंसर कौन सा 6000 या 6200 के आसपास दिख रहा है? तो आप देखेंगे कि आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये तो हो गया एग्जामिनेशन में करने का तरीका, लेकिन ऐसे अगर हमें लगाना है तो ऐसे में पूरा का पूरा गुणा करना होगा। तो गुणा करके हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो हम गुणा कर लेते हैं, 127 का गुणा कितने में कर दें, 48 में। तो हो जाएगा कितना, 8 7 56, 5 8 दूना 16, 16 5 21, 2 8 एकम 8 2 कितना 10, ठीक। 4 7 28, 2 4 दूना 8, 8 2 10 और 4 एकम 4 कितना 5, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 6, ये होगा कितना 9, ये 0, ये कितना 6। मतलब जो संख्या आएगी इनके गान खंडों का योगफल वो कितना होगा, 6096। क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा सवाल था, इजी तो था ही, लेकिन ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं नीचे दिए गए बार ग्राफ। अभी यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और बार ग्राफ से आपसे 5 क्वेश्चन पूछा है। बार ग्राफ से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब बार ग्राफ को देखें और क्वेश्चन को हमें क्या करना है, लगाना है। सबसे पहले बार ग्राफ की जो खासियत होती है उसको सबसे पहले हमें रीड करना आना चाहिए, और वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, उसको जानना चाहिए। तो पहले क्या कहा गया है, नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है, ठीक। 1991 से 1999 तक ये जो कंपनी की क्या है, कमाई है, वो किस में, मिलियन रुपए में दिखाया गया। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये पहला सवाल है कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत आय से क्या है, कम है, और जिनकी आय औसत आय से क्या है, अधिक है, का अनुपात होगा, ठीक है। अब औसत आय हमें क्या करना है, निकालना है। तो औसत आय कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे औसत आय सबको हमें जोड़ने से क्या होगा, मिलेगा। तो औसत आय निकालने के लिए हम सबको क्या कर लें, जोड़ लें। तो आप देखें कि पहला कितना था, पहला जो क्या था 2640, दूसरा क्या था, तो आप कहेंगे 3720, ठीक। तीसरा क्या है, आप कहेंगे 2520, चौथा क्या है 3360, पाँचवा क्या है 3120, छठवां क्या है 4320, ठीक। सातवां क्या है, मैं ऊपर लिखता हूँ 5040, आठवां क्या है, तो आप कहेंगे 3120। सबको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12 12, ठीक है। 2 2 कितना 4 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 2 कितना 24। तो 24 को हम क्या लिखेंगे, फिर से ऐड कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 2 कितना 24, 24 को हमने क्या लिखा 4, 2 हो गया कैरी। फिर से ऐड करते हैं, 3 3 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 9, 12 7 19, 19 6 25, 25 1 26, और 2 कैरी हुआ था, कितना होगा 26 2 28, फिर 2 कैरी हो गया। फिर जोड़ते हैं 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 कितना 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 3 25, 25, और 2 कैरी हुआ था 25, तो कितना हो जाएगा 27। ये तो हो गया टोटल, ये हमारा क्या हो गया, टोटल आ गया, ठीक है। आपको इसको निकालना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एक सवाल निकालेंगे आपको 5 के बराबर नंबर इसमें मिलेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो 37,840 है, और कितने संख्याओं का एवरेज है, तो आप कहेंगे कितने वर्ष का, एक कितने साल हुए थे, तो आप कहेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और क्या 8 साल। इसका मतलब एवरेज निकालने के लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना होगा, तो आप कहेंगे एवरेज निकालने के लिए इसको हमें किससे डिवाइड करना होगा, 8 से। 8 से हम एवरेज निकाल देते हैं, तो 8 तरीके कितना हो गया 24, कितना बचा 3 8, तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32, 64, 8 हटाए कितना होगा 64। इसका मतलब एवरेज जो आएगा वो कितना होगा 3480, ठीक। एवरेज अब 3480 आ गया है। अब इसको हमें लिख के रखना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसके आधार पे आगे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको हम नोट करके रखे रहते हैं। अब देखते हैं, कह रहा है कि क्या पूछा, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी के औसत की आय औसत आय से कम, और जिनकी आय औसत आय से क्या अधिक। तो औसत आय से कम,
तो औसत आय से कम हम क्या देखें, तो 3480 हमारी औसत आय थी, कितने में कम थी, ये हमारा कम था। ठीक, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और ये क्या 5 वर्ष। मतलब ये जो 5 वर्ष थे ये हमारे, इनकी आय क्या थी, हमारे औसत आय से क्या थी, कम थी। जब 5 वर्ष की औसत आय कम थी तो इसका टोटल 3 थे, 8 थे, इसका मतलब 3 जो रहा होगा उनकी जो आय रही होगी वो औसत आय से क्या अधिक रही होगी। इसका मतलब अब जो रेशियो से बन के निकला वो क्या होगा, 5 संबंधित 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अब करा 1997-98 कंपनी की आय 1994-95 से कंपनी के से कितनी गुना थी, कितनी गुना थी, किससे पूछा गया है, तो आप कहेंगे 1994-95 से पूछा गया है। तो हमें 1994-95 की आय को हमें क्या करना है, बेस मानना है। तो 1994-95 की आय कहाँ है, तो 1994-95 की आय जब आपने ढूंढा तो क्या आता है 3360। ठीक, तो जिससे को बेस माना जाता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो 3360 हमने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। ठीक, करें कंपनी की 1997-98 की कंपनी की आय 1994-95 से कितना गुनी थी। तो किसका पूछा जा रहा है, तो 1997-98 की। जब 97-98 का हमने देखा तो कितना 50-40, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 50-40। ठीक है, अब यहाँ पे हम कटा देते हैं, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब किससे कटा दें, तो अब देख रहे हैं 5 4 9 अब हम यहाँ पे किससे कटा सकते हैं, 3 किससे कटा दें, 3 3 6, हम 6 से कटाते हैं। तो 6 8 48, 6 चौको कितना 24, फिर 6 से 6 5 30, 6 6 36, फिर कटाते हैं। अब किससे कटाते हैं, फिर 4 से कटाते हैं, 4 दूना के 8, 4 एकम 4। ठीक, और 4 एकम 4, 4 चौको 16, 7 से कट जाएगा दोनों, तो 7 तरीके 21, 7 दूना 14। इसका मतलब कितना होगा, अब आंसर तो पॉइंट में दिया है, तो अगर 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, मतलब आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी सही होगा। आगे चलते हैं। करा 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि की औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत। अब आपको देखने को मिल गया, आपने पीछे क्या निकाला था, एवरेज, और एवरेज पे फिर से सवाल आपसे क्या कर लिया गया, पूछा गया। ठीक है, फिर से आपसे औसत आय यहाँ पे दे दिया है, मतलब पिछले की औसत आय आपको यहाँ पे क्या आएगी, काम आएगी। तो एवरेज पे पिछले बार में आपने कितना निकाला था, आपने पिछले बार जो औसत आय थी वो क्या थी 3480। कर अब सवाल में क्या पूछा गया, 1996-97 की कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि की औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो 1996-97 की कंपनी की आय कितनी थी, तो 96-97 की जो कंपनी की आय थी तो कितना थी, तो आप कहेंगे 4320। ठीक, कितना प्रतिशत थी, तो 4320 को पूछा गया है, तो 4320 को हमने क्या कर दिया, ऊपर रखा, और 3480 को हमने कहाँ लिखा, नीचे, और इसको प्रतिशत में हमें चेंज करना है, इंटू 100 क्या %। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कटा लेते हैं, जो संख्याएं करती हैं यहाँ से हमने कटा दिया। अब देखें क्या है, 4 ऊपर वाला 8 से कट जाएगा, 8 से कटाते हैं, 8 5 40, 8 चौको कितना 32, नीचे वाला 8 चौको 32, 8 चौको कितना होगा 32, फिर 8 3 24, 8 5 कितना 40। ठीक है, इंटू कितना 10, 100%। ठीक है, फिर से अब देखते हैं, सॉरी ऊपर वाले को 4 से ही कटाते हैं, 8 से नहीं कटाते हैं। 4 से कटा लें, 4 से कटाते हैं तो कितना आएगा, 4 से कटाएंगे 4 एकम 4, 4 8 32, फिर 4 8 32 और 4 7 कितना 28। ठीक, अब इसको हम देखें कितनी बार जाएगा, अब कर 8 7 15, अब 3 से कट रहा होगा, तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 6 कितना 18, फिर 3 दूना के 6, 3 9 कितना 27। अब 36/27, अभी 100 से मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, बाकी है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, इसी का हम भाग कर लेते हैं 29 में। अब 29 में भाग करें तो 3600 भागे हम कितना ले जाएंगे 29 बार, तो 29 से कम कितना होगा 29, यहाँ से कितना बच जाएगा शेष, तो आप कहेंगे 16, 16 में से 7 कट जाएगा, ये कितनी बार 2 बार, तो 29 दूना कितना हो जाएगा 58। अब कितना बच जाएगा, आप कहेंगे 120।
ये हो जाएगा कितना 120। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा कितना 120। अब देख रहे हैं ये 30 के आसपास है, ये 4 बार में लगभग कटा सकते हैं, 4 बार ले जाएंगे तो कितना 120 के आसपास, मतलब 124% के आसपास क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, 124% आ रहा है, तो इसमें इसके लगभग कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे 124% के आसपास जो आंसर है क्या है, आप 125 सही है हमारा, बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ऐसे सवालों में थोड़ा सा टाइम आपको लगते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या कैलकुलेशन करना ही करना पड़ता है। आगे चलते हैं। कह रहा 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? किसकी तुलना में पूछा गया, तो आप कहेंगे 93 और 94 की। तो 93-94 की कंपनी की आय कितनी थी, तो आप कहेंगे 25-20। ठीक, तो कितनी अधिक थी, तो आप कहेंगे 25। 93-94 की कंपनी की आय कितनी थी, 25-20। और किसकी पूछे गए हैं, तो आप कहेंगे क्या 97-98 की। तो 97-98 की आय कितनी थी, तो आप कहेंगे 50-40। ठीक है, ये कितनी थी, 50-40। ये 50-40 थी, कितनी अधिक थी, तो हम कहेंगे 50-40 में 25-20 घटा दिए तो ये भी कितना आ जाएगा, 25-20 आ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि क्या थी, मतलब दोनों में वृद्धि आपसे पूछा गया, तो कितनी बड़ी हुई थी, तो आप कहेंगे 2520 रुपये निश्चित रूप से क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। इसका मतलब 2520 का हमें परसेंटेज निकालना है, तो ये कितनी बार में कट रहा है, एक बार में, और एक परसेंटेज कितना हो गया, 100। मतलब यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी क्या सही है। आगे चलते हैं। कह रहे 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी के आय में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट है, मतलब कि 94-95 से 95-96 के बीच। 94-95 कंपनी की आय क्या थी, तो आप कहेंगे 25-20। ठीक, और इसमें कितनी थी, तो आप कहेंगे कितना 33-60। कितनी गिरावट हुई, 94-95 कितनी थी, 33-60। ठीक, 94-95 में 33-60 थी, और कितनी 95-96 में कितना 3120 हो गई। कितनी गिरावट हुई, तो किससे हम निकालते हैं, तो गिरावट हम देख रहे हैं 3360 से निकाल रहे हैं। अब कितनी गिरावट हो गई, तो आप कहेंगे ये 3320 थी, ये 3120 हो गई, तो घटाएंगे तो कितना, और 3360 से कितनी गिर गई, तो आप कहेंगे 3120 हो गई। ठीक, इनटू परसेंटेज में इसको निकालना है। अब निकालते हैं तो कितना, आप कहेंगे 240 क्या हो रही है, घट रही है, बटा में 3360 गुणे कितना 100। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक एक जीरो कटा देते हैं, इससे ये जीरो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब किससे कटा दें, 12 से कटा दें, 12 दूना 24, 24 हो जाएगा 9, 12 8 96, 12 से कटा देते हैं। तो 12 से कटाएंगे तो 12 दूना 24, ऊपर कितना हो जाएगा 20, और 12 दूना 24 और 12 8 कितना 96 इंटू कितना 100। फिर 4 से कटाते हैं, 4 5 20, 4 7 कितना 28। ठीक, अभी कितना होगा, तो आप कहेंगे 500 बटा में कितना 7, सॉरी 500 नहीं, ये कितना होगा, एक जीरो यहाँ से कट चुका है, तो ये कितना होगा, एक जीरो जब कट चुका है तो कितना होगा 50 बटा में 7, और 50 बटा में 7 का मतलब परसेंटेज में अगर चेंज करें तो 7 7 कितना 49, लगभग 7% के आसपास क्या होगा, आंसर होगा। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए क्या है सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि कक्षा 21 से 25 की बारंबारता घनत्व कितना है। ठीक है, तो बारंबारता घनत्व जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बराबर जो होती है वो क्या होती है, इंटरवल बटा में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, इंटरवल बटा में क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो 21 से 25 के बीच में पूछा, तो 21 से 25 के बीच के इंटरवल कितना है, तो आप कहेंगे घटा दीजिए, तो घटाने से आंसर क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, हमें घटाना नहीं है, 21 और 25 के बीच संख्याएं गिननी है। ठीक है, सॉरी फार्मूला थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, इसको मैं सही करता हूँ, ये फार्मूला उल्टा हमने लिख दिया है। फार्मूला होता है क्या, फ्रीक्वेंसी बटा में क्या, इंटरवल, अंतराल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20,
फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20, और 21 से 25 के बीच अंतराल कितने का था, कितने संख्याओं का अंतराल था। तो यहाँ घटा के नहीं लिखना, 21 से 25 तक हमें संख्याएं गिन के लिखनी है। घटा के लिखेंगे नीचे क्या लिख देंगे 4, तो हमें घटा के नहीं लिखना, हमें 21 से 25 तक संख्याएं गिननी है। तो 21 से 25 तक कितनी संख्याएं होंगी, 21 रही होगी, 22 रही होगी, 23 रही होगी, और फिर क्या 24 रही और क्या 25, कुल कितनी संख्याएं रहेंगे। तो आप कहेंगे कुल संख्याएं 1 2 3 4 और क्या 5, इसका मतलब इंटरवल कितना आएगा 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर। तो फ्रीक्वेंसी जो डेंसिटी होगी वो कितना आएगा 4, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। आगे चलते हैं। कर हिस्टोग्राम एक प्रकार का होता है अंगणितीय आरेख, ज्यामितीय आरेख, आवृत्तीय आरेख। हिस्टोग्राम का मतलब ऐसे एक आपका डायग्राम होता है और ये कंटिन्यूसली क्या होता है, कभी बढ़ता जाता है तो कभी क्या होता है घटता जाता है, ठीक। और ये डायग्राम दिखाता है किसको, फ्रीक्वेंसी डायग्राम को, ठीक है। ये किसको दिखाता है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम को। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार। इसको हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली देख पा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली देखने का मतलब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, आवृत्ति आरेख, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। करें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है, ठीक है। ये बिल्कुल प्रॉपर्टी पे आप सवाल पूछ लिए गए हैं, प्रॉपर्टी पे भी आपसे सवाल पूछे गए। इसमें समांतर चतुर्भुज ये हुआ, ठीक है। करें एक समांतर जो चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। त्रिभुज समान आधार मतलब इसी आधार पे हमने क्या कर दिया, इसी आधार पे क्या कर दिया, हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। इसी आधार पे हमने क्या कर दिया, त्रिभुज बना दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो त्रिभुज के एरिया का क्या होता है, दोगुना। त्रिभुज के एरिया का क्या होता है, दोगुना, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के सापेक्ष में क्या होता है, ठीक। जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया के सापेक्ष में दुगुना होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सापेक्ष क्या होता है, तो आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, आधा होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। करें एक त्रिभुज की ABC की B पर समकोण है, बना लेते हैं। B पर हमें समकोण बनाना है, ये A हुआ, ये B हुआ, ये क्या हुआ C हुआ। AB बराबर 12, AB बराबर 12 है, AC बराबर 13, तो BC की लंबाई पूछा है। तो आपने देखा है कि 12 13 से लेकर कौन सी भुजा बनाई जाती है, ठीक है। कह रहा है कि B पर समकोण AB बराबर क्या है 12, सॉरी AB बराबर 12, यहाँ पे हम ठीक AB बराबर 12 और AC बराबर क्या 13, ये आपका 12 है, ये आपके क्या है 13 है। तो ये क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। या आपको ट्रिपलेट से याद होता है क्या, 5 12 और 13 आपस में मिलके क्या करते हैं, एक ट्रिपलेट बनाते हैं। और ट्रिपलेट बनाते हैं इसका क्या मतलब कि एक समचतुर्भुज बनाते, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो 12 13 दिया है, कौन सी वैल्यू नहीं दी, तो क्या 5, मतलब आंसर यहाँ पे क्या होगा 5 सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे सवालों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप छोटे वाले को बता सकते हैं, ठीक है। अगर 3 देता 4 देता अगला पूछ लेता तो क्या बताते हैं आप 5 बताते हैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स आपको याद ही होंगे। आगे चलते हैं। कह है कि x² - 4x - 1 बराबर 0 के मूल क्या है। मूल कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य नियम से हम मूल निकालते हैं। तो क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, जैसे श्रीधराचार्य का अगर हम नियम लगाने की कोशिश, पहले हम द्विघात समीकरण को लिखते हैं। द्विघात का व्यापक समीकरण तो क्या होता है ax² + bx + c बराबर क्या है 0, ठीक। तो इसके मूल क्या होते हैं, -b + -√b² क्या 4ac अपान क्या 2a, ये फार्मूला होता है।
तो आप इसी की तुलना इससे करें तो ए की जगह क्या बैठा है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही क्या है, ए है। तो ए की जगह क्या बैठा है, तो आप कहेंगे 1। बी की जगह क्या बैठा है, तो बी का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बी है। इसका मतलब माइनस भी हम ले लेंगे। और सी की जगह क्या बैठा है, तो सी की जगह पूरा क्या है, -1 बैठा है। ठीक है, अब इसी में रखते हैं तो -b और b की जगह क्या बैठा है, तो आप कहेंगे -4। तो -4 माइनस के साथ क्या बना लेगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस √b का स्क्वायर। तो -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 -4ac। 4a की जगह क्या है, 1 और c की जगह क्या है, -1 अपान क्या है, 2a। 2 × a की जगह क्या है, 1 है। अब इसी को हल कर रहे हैं तो माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस √ तो 16 और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो कितना, प्लस बटा में कितना, 2। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना, 4 प्लस माइनस √20। तो √20 को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो √20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे क्या, 5। 4 गुणे क्या, 5। और इसमें से कौन सी संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी, तो आप कहेंगे 4 का वर्गमूल हमें पता है इसलिए वो बाहर हो जाएगी। तो 4 प्लस माइनस 4 निकलेगी क्या बन जाएगी, 2 बटा में कितना, 5 बटा में 2। अब देख रहे हैं ऊपर से 2 क्या है, कॉमन हम कटा सकते हैं दोनों में। तो दोनों में हमने कटाया तो ये 2 दूना के कितना, 4 प्लस माइनस रूट क्या, 5। मतलब जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन ये हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। करा अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेचता है और 30% की हानि का वहन करता है। मतलब इसने कितने परसेंट, 30% की हानि पे बेचा। इसका मतलब जब 30% की हानि पे इसने अपनी मोबाइल बेची होगी तो कितने परसेंट में बेची होगी, तो 100% तो उसका सीपी था और 30% की इसने हानि बेचा। तो 100% में से हम 30% क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका मतलब ये 70% पे इसने अपनी मोबाइल क्या कर दी है, बेच दी है। ठीक, जब 70% की वैल्यू क्या है, 1820 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% बराबर होगा तो कितना, 7 दूना के 14 और 7 6 कितना, 42। मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी, 26 रुपये होगी। ठीक, जब 1% की वैल्यू 26 रुपये। अब आपसे क्या पूछा है, यदि उसे अपना मोबाइल किस दर से बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो। तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने परसेंट में बेचना होगा, तो 100 से 30 बढ़ा के बेचना होगा। तो मतलब कितने परसेंट में, 130% में। इसका मतलब मुझे 130% की वैल्यू चाहिए। तो 26 गुणे कितना, 130। तो 26 गुणे कितना, 130। अब देखते हैं इसको, 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 10 ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मुझे पता है कितना होता है, 13 का कितना, 169 गुणे 2 गुणे कितना, 10। और इसका इसमें गुणा करें तो कितना, 9। ये 0 हो जाएगा। 2 से 2 9 18, 2 छक्के 12 कितना, 13, 2 कम 2 कितना, 3। इसका मतलब उसे कितने रुपए में बेचना होगा, तो आप कहेंगे 3380 रुपये में उसे बेचना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% क्या है, अधिक है। ठीक, अब कह रहा राहुल का जो वेतन था वो मोहन के वेतन से 20% क्या है, अधिक है। 20% अधिक है। ठीक है, 20% का मतलब क्या मान लें, 20% का मतलब होता है क्या, 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/5। ठीक है, 1/5। इसका मतलब 5 से 1 क्या है, अधिक। ठीक है, 5 से 1 क्या है, तो आप कहेंगे 5 से 1 क्या है, अधिक। इसका मतलब राम का वेतन अधिक है। किसका वेतन अधिक है, तो आप कहेंगे राहुल का। तो राहुल का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से क्या है, अधिक है। तो अगर मोहन का 5 रुपया रहा होगा और यहाँ पे कितना, तो राहुल का कितना होगा, 6 रुपये हो जाएगा। मोहन का अगर 5 रुपया रहा होगा तो राहुल का कितना हो जाएगा, 6 रुपया। ये सब परसेंटेज में दिए गए हैं। तो इस अनुपात को हम क्या, 2 जीरो लगा के ईजी कर सकते हैं और अच्छे से। क्यों, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है और परसेंटेज के सवालों में संख्याओं के आगे अगर 2 जीरो होती है तो हमें उसका कैलकुलेशन करना क्या होता है, ईजी होता है। तो 6-5 का रेशियो था तो हमने क्या कर दिया, 2 जीरो बस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या क्या कहा गया है, कहा कि राहुल के वेतन में 30% की वृद्धि हुई। तो इसके परसेंट में कितने वृद्धि हुई, 30%। तो 30% जब बढ़ेगा, जब 30% 10% की वैल्यू हम बताएं
तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 जीरो बंद कर देते हैं। 10% की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट से 1 जीरो बंद करते हैं, तो कितना हो गया 60 हो गया। इसका मतलब 10% की वैल्यू जब 60 है तो 30% की वैल्यू, तो इसका 3 गुना कर देंगे, तो मतलब इसका मतलब कितना 180। तो 180 जब बढ़ गया 600 में, तो 600 में जब 180 बढ़ गया तो अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे कितना 180 जब बढ़ गया तो अब इसका वेतन क्या हो गया 780 हो गया। अब इसका कितना वेतन बढ़ गया, आप कहेंगे कितना 40% बढ़ा। ठीक है, 40% बढ़ा तो इसका 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 10% निकालने के लिए 1 जीरो हमने बंद कर दिया। तो 10% हो गया कितना 50। तो 40% इसका मतलब 4 गुना, मतलब 200 और बढ़ गया। तो जब 200 और बढ़ गया इसका मतलब अब इसका वेतन कितना हो गया, तो 500 में 200 वेतन और बढ़ गया, तो इसका मतलब अब जो इसका नया वेतन होगा वो कितना 700। अब करा वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत क्या अधिक है। करा राहुल का वेतन मोहन के वेतन से, मतलब कि किसके वेतन से पूछा गया, तो आप कहेंगे मोहन के वेतन से। तो मोहन के वेतन से पूछा गया तो मोहन का वेतन हमें कहाँ रखना है, नीचे की तरफ, और राहुल का वेतन कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ। ठीक, तो अब हमने परसेंटेज यहाँ पे निकाल दें तो कितनी बार में जाएगा, तो कितना अधिक है पूछा गया है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका 700 रुपये था, इसका कितना 780, तो 80 रुपये अधिक था। अब यहाँ से हम निकालते हैं तो 80 बटा में 7 कितनी बार भाग जाएगी, तो कितना होगा 7 एकम 7, कैरी कितना होगा 10, कितना 10 हो जाएगा, और फिर 7 एकम कितना 7, मतलब आंसर क्या होगा, तो कहेंगे कि 11 पॉइंट समथिंग क्या होगा आंसर होगा। ठीक, 11 पॉइंट समथिंग, तो लगभग में आपसे आंसर पूछा गया तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 3/8, 2/6, 4/7 का लॉसा क्या होगा। ठीक, तो भिन्न का लॉसा निकालते समय क्या करते हैं, भिन्न का जो एलसीएम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो आप कहते हैं अंश का लॉसा निकाल लेते हैं, अंशों का एलसीएम बटा में क्या, हरों का एचसीएफ। ठीक है, अंश का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, 3, 2 और 4 का, 3, 2 और 4 का। आप देख रहे हैं कि 4 में क्या है, 2 हमारा क्या है शामिल है, तो हम 2 को देखें या ना देखें, क्योंकि 4 के अंदर 2 क्या होता है, आता है। ठीक, 4 के अंदर 2 आता है, तो 2 को देखें या ना देखें। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 और 4 को हमें केवल देखना है, 3 और 4 को हमें केवल क्या करना है, देखना है। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कैसे, ठीक, निकाल भी सकते हैं, या फिर जब 2 क्रमागत संख्याएं होती हैं, जब 2 क्रमागत संख्याएं होती हैं तो 3 और 4 आपस में कैसी संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। तो 2 क्रमागत संख्याओं का लॉसा जो होता है उनका गुणनफल, 2 क्रमागत संख्याओं का लॉसा उनका क्या होता है, गुणनफल, और 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, याद कर लें बढ़िया से, 2 क्रमागत संख्याओं का जो लसा होगा वो दोनों का गुणनफल, और मौसा जो होगा वो क्या होता है 1 होता है। ठीक, अब ऊपर का हमने लसा तो निकाल दिया, नीचे हमें मौसा भी निकालनी है, तो मौसा कैसे निकालेंगे, तो आप देखें मौसे आपने देखा क्या, यहाँ पे आपने देख लिया 6 और क्या देख लिया 7, 6 और 7 कैसी संख्या है, तो 2 क्रमागत संख्या, और क्रमागत संख्याओं का मौसा कितना होता है 1 होता है। अब 8 देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको 2 क्रमागत संख्याएं दिख गई, वहाँ पे कितने भी नंबर दिए गए हों, कितने भी नंबर की सीरीज दी गई हो, तो वहाँ पे मौसा और केवल क्या होगा 1 ही होगा। इसका मतलब अब जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 12, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम के अन्य गुणनखंड 13 और क्या है 7। ठीक, जो मल्टीपल 13 और क्या है 7 हैं, तो ये 13 और 17 हैं। ठीक, ये इसका क्या है, रेशियो दिया गया है, तो संख्याएं निकाल एचसीएफ कितनी है, तो आप कहेंगे एचसीएफ जो हमारा है वो क्या है 11। अब संख्याएं निकालने के लिए इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो आपसे कौन सी संख्या पूछी गई है, तो कहेंगे कि 2 संख्याओं में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 13 को लेके बनेगी कि 17 का मल्टीपल करके, तो कहेंगे 13 का मल्टीपल करके, तो 13 का गुणा कर दीजिए, तो 13 गुणे 11 जो होगा वो कितना होगा 143, मतलब आंसर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कह रहा समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक, मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया और इसके डायगोनल्स हमने क्या किए बनाए, एक डायगोनल से हुआ, फिगर सही कर लीजिएगा,
और ये एक डायगोनल्स क्या है, ये है। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ होती है आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। ठीक, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और क्या प्रॉपर्टी होता है, डायगोनल एक दूसरे को बराबर पे कट करते हैं। मतलब बराबर पे इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब कि ये जो साइड होगा इस साइड का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, और ये जो साइड होगा इसके क्या होगा, सॉरी और दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ, ये जो साइड इसके क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, जो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, दोनों डायगोनल्स को आधे आधे पे क्या कर देगा, कट कर देगा। ठीक, और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन यहाँ यही प्रॉपर्टीज़ हमें क्या करनी, लगानी। अब आपने देखा करा कि 8 और 6 है, तो बड़ी वाली डायगोनल्स क्या होगी, ये हो। बड़ी वाली डायगोनल्स हम पूछें तो कौन सी होगी, तो ये आपका क्या होगा, ये जो लाइन है ये क्या होगा, बड़ा है। ये लाइन हमारी क्या है, बड़ी दिख रही है, और ये वाली लाइन हमारी क्या है, छोटी है। तो बड़ी वाली लाइन जब आपने देखा बड़ी है तो इसको 8 सेंटीमीटर की है, और ये कितने कितने पे कट होगी, मिड पॉइंट पे कट होगी, तो कितने कितने में डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे आधे पे डिवाइड कर दीजिए। तो कितना, ये जो होगा कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 4, और ये भी हो जाएगा कितना, 4। ठीक, बिल्कुल सही हुआ। अब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगली जो साइड को हम कर रहे हैं, छोटी वाली साइड। छोटी वाली साइड कितने की थी, पूरा छोटा डायगोनल्स कितने का था, 6 सेंटीमीटर। तो आधा आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमने 3 सेंटीमीटर ये कर लिया, 3 सेंटीमीटर ये कर लिया। ठीक, अब आपने क्या देखा कि 30, ठीक, और इसकी एक भुजा की लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये भुजा क्या थी, ये थी, चाहे ये मान लीजिए चाहे ये कोई भी मान लीजिए, मैंने इसको मान लिया, आप उसको भी मानेंगे तो होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ठीक है, आपने क्या देखा, छोटा वाला ट्रायंगल मैं निकालता हूँ। किस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ ये जो ट्रायंगल है। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। तो इसको जब निकालेंगे ऐसे ऐसे हमने निकाला, तो ये क्या था, ये आप कहेंगे 4 है, ये क्या है, 3 है, और ये क्या है, 5। ये 4 है, 3 है, और ये क्या है, 5 है। इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे क्या बन गया, ट्रिपलेट्स बन गया। और ट्रिपलेट्स का मतलब ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री में क्या होता है कि जब ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट करें, जब ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, तब ये समांतर चतुर्भुज ना होकर ये क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे ये समचतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में दोनों में डिफरेंस बड़ा जरा सा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या हो गया, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर पे कट करते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन और इनके बीच जो दो क्रमागत डायगोनल्स के बीच जो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का। तो ये जब 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90, सभी 90 होंगे। तो इसका मतलब जब सभी 90, तो ये भी कितना होगा, 5, ये भी कितना होगा, 5, और ये भी कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये एक समचतुर्भुज हो गया, और समचतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। इसका मतलब सारी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की होंगी, 5-5 सेंटीमीटर के। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखें, अच्छे से समझे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे चलते हैं, करें एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, 120। समचतुर्भुज बनाते हैं एक। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी मैंने अभी क्या बताई कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी जो होती है वो चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हमने चारों साइड पर जब परिमाप कितनी है, 120, तो सारे भुजाएं कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर का ये होगा, 30 सेंटीमीटर का ये होगा, 30 सेंटीमीटर का ये, और 30 सेंटीमीटर का ये। अब करें समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये क्या है, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया, अगर आपको क्या पता है, आधार
और क्या पता है ऊंचाई। अगर आपको आधार और ऊंचाई पता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे क्या ऊंचाई। तो आधार आपने देख ही लिया कि आधार कितने हो गए 30 और ऊंचाई कितनी हो गई, तो आप कहेंगे ऊंचाई 12। इसका मतलब अब जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो बात है कितना 36 360। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट सवाल है करा, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली कोष्ठक होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, बार चार्ट होता है, बंद आकृति होती है। करा कि एक बारंबारता बहुभुज पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन जब आप बनाते हैं तो कई सारे हम क्या करते हैं साइड खींचते हैं। ठीक, तो पॉलीगॉन से एक क्या होती है बंद आकृति का ही क्या करता है निर्माण होता है। ठीक, हमने एक क्या कर दिया त्रिभुज खींच दिया तो ये तो त्रिभुज बन गया। ठीक, त्रिभुज भी एक तरह का क्या पॉलीगॉन है जिसमें 3 भुजाएं हैं। चतुर्भुज भी एक तरह का क्या पॉलीगॉन है जिसमें कितनी 4 भुजाएं हैं। ठीक, मतलब कि पॉलीगॉन की एक विशेष खासियत होती है कि वो एक क्या होती है 3 या 3 से अधिक भुजाएं मिलकर जब एक बंद आकृति तैयार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज की एक खासियत होती है कि वो बंद आकृति तैयार करती है, तो ना तो वर्ग होगा, ना तो आयत होगा, ना तो बार चार्ट, मतलब आंसर डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखें कितने इजी सवाल पूछे गए थे। 25 में से आप चाहे तो थोड़ा सा आप मेहनत कर गए होते तो आप 25 में 25 लाने की क्षमता रखते हैं, और बहुत बच्चे ले आएंगे भी क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी कुछ वीडियो में अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हम लोग का फैमिली बड़ा हो, और अगर फैमिली बड़ी होगी तो हम लोग और ज़्यादा अच्छे से आप लोग के लिए मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है जहाँ से आप ये पूरा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।